नमस्ते। आज फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है एच डब्ल्यू पब्लिक की ये जो पेशकश है, मिली-जुली पेशकश उसमें। अ, इसमें हम लोग अभी चुनाव की बात कर रहे हैं क्योंकि एज़ अ न्यूज़ चैनल के लिए इससे बड़ा कोई समारोह नहीं होता है। 5 राज्यों के चुनाव हैं और गहमा-गहमी इतनी कि जैसे कोई जनरल इलेक्शन होने वाला है। ये वाला हेडलाइंस जो बियॉन्ड हेडलाइंस जो अपना शो है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सुजीत नायर साहब ठीक होके वापस आ गए हैं। पिछला शो मैंने इनकी गैर मौजूदगी में अखिलेश जी के साथ किया था। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के आदमी थे। उन्होंने मुझसे कुछ फाइनेंशियल सवाल भी पूछे थे जो मेरे लिए मुश्किल थे। खैर बैक टू आवर नॉर्मल वो सुजीत साहब भी आज हम लोग इस प्रोग्राम को हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा और आपकी हिंदी तो मुझसे अच्छी मैं हरदम कहता हूँ कि आपकी हिंदी की जो शब्दावली है द वर्ड्स यू यूज बेटर देन मी। तो सबसे पहले तो ये कि पूरे देश की मुझे ऐसा लगता है इस 5 राज्यों के चुनाव पे नजर लगी है और हर एक का फ्लेवर थोड़ा फर्क-फर्क होता जा रहा है। शुरू में गोवा में कुछ और सोचा गया था कि टीएमसी वहां कुछ-कुछ करेगी। टीएमसी तो अब वहां कांग्रेस से एडजस्टमेंट की बात कर रही है। फिर गए क्यों थे? पंजाब में लगा था कि नहीं-नहीं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत क्लोज होगा। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कि वहाँ वो आम आदमी पार्टी का उससे नुकसान हो गया, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी की उतनी चर्चा नहीं है। उत्तराखंड जैसे था वैसे ही है। टाई है दोनों लोग बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। मणिपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़रूर थोड़ी कॉम्पिटिशन है। नाउ यूपी में इस समय बहुत सी चीजें हो रही हैं। यूपी का बहुत तेज चेंज हो रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो। लास्ट सैटरडे इलेक्शन कमीशन ने 3:30 बजे अनाउंस किया इलेक्शंस और अब तक आते-आते अब फर्स्ट जो उसको 7 फेज में करना है। फर्स्ट फेज की जो 58 सीट्स हैं उसके ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। तो जिसको कहते हैं चेस में कि बिसात बिछ गई है एंड हु इज गोइंग टू प्ले इज आल्सो मोर और लेस डिसाइडेड। तो सुजीत जी सबसे पहले तो यही कि आप लोग बाहर बॉम्बे में बैठे हैं और वहां से आपको एक ज्यादा ओवरव्यू ऑफ द कंट्री मिल रहा है। आप लोगों को अभी यूपी इलेक्शंस में खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य जो शिफ्ट हुए हैं वो आप उसको कैसे देख रहे हैं? हम सर दो चीज। पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं, जब आप मेरे हिंदी के बारे में बोलते हैं तो जो मेरा कॉन्फिडेंस है हिंदी का बहुत बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच मेरे हिंदी के बारे में बोलने के लिए, विच इज नाइस, बिकॉज आपके साथ बात करते मैं हिंदी मेरा जरूर सुधर जाएगा फॉर श्योर। ये एक बात। दूसरी बात, सर, उत्तर प्रदेश में जाने से पहले मैं एक ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आपने राइटली कहा कि टीएमसी और कांग्रेस एक एडजस्टमेंट के मोड पे आ गई है गोवा में। वैसे ही इट इज हैपनिंग इन पंजाब में आप हैज कम डाउन एंड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स एपिसोड देयर, जो है कांग्रेस वापस इज बीइंग स्टीन स्ट्रांग। एक चीज है सर कि समय डाउन द लाइन ये जो ऑपोजिशन जो स्प्लिट हो रही थी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस 5 स्टेट इलेक्शंस के वक्त दौरान, जो ऑपोजिशन स्प्लिट हो रहे थे, टीएमसी कांग्रेस के अगेंस्ट, आप कांग्रेस के अगेंस्ट, मुझे लगता है ये जो है ये चेंजेस वी आर सीइंग दैट उन लोग वापस साथ में आ रहे हैं एट सम लेवल, एट सम पॉइंट। बिकॉज मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कांग्रेस को छोड़ करके ऑपोजिशन यूनिटी, या टीएमसी अलग कांग्रेस अलग ऑपोजिशन यूनिटी, ये बनने से रहा। ये शायद किसी एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति विशेष का एक ड्रीम होगा या उनका कोई पर्सनल एक थॉट प्रोसेस होगा, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये मुझे लगता है ये एक क्लियर, एक सिस्टम क्लियर हुआ है, एक विजन क्लियर हुआ है टू दैट एक्सटेंट। दूसरी बात, पीपल लाइक शरद पवार, जिसके रोल हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज शरद पवार ने बहुत सारी चीज ऐसे की है, बहुत सारे लोगों से ये जो साथ में आने का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मुझे लगता है, जो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है,
बिहाइंड द कर्टन से बहुत सारी चीज शरद पवार ने की है, टॉकिंग टू पीपल, गेटिंग लीडर्स टुगेदर, गेटिंग पीपल टुगेदर। ये एक दूसरा चीज मैं आपको एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता था। तीसरी, कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, मुंबई में बैठ के हमको ये लग रहा है कि हमको ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कि स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह ये मूव करने से क्या एक्चुअल वोट्स में फर्क होगा भारतीय जनता पार्टी के, बिकॉज क्या ये लीडर्स उतने पॉपुलर हैं कि ये एक वोट डिफरेंशिएटर बन सकते हैं, ये या वोट में कोई डिफरेंस ला सकते हैं? तो ये जो चीज है, ये हम अभी भी कंफ्यूज्ड है, हमको अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये हो सकता है। ये मुझे आपसे एक्चुअली जानना है कि क्या ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह हो या मुकेश वर्मा हो, क्या ये लोग एक्चुअली डिफरेंस कर सकते हैं? जी, देखिए 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि हम लोगों की प्रार्थना है, ईश्वर से ये गुजारिश है कि अगर कहीं कोई प्रेयर होती है तो जिस दिन हिंदुस्तान में किसी कम्युनिटी की पहचान उसके लीडर से होना बंद हो जाएगी, वो बहुत अच्छा दिन होगा। इट विल बी अ वेरी ग्रेट डे फॉर दिस कंट्री। जिस दिन इस देश, हाँ, जिस दिन इस देश में मेरे और आपकी या किसी की पहचान कि मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान है, इससे होना बंद हो जाएगा, इट विल बी द रियल फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हैविंग सेड दैट, हर कम्युनिटी का अपना एक सिंबल होता है। आज से जब मंडल जब नहीं आया था, बिफोर 1990, ये जो उपजातियां थी ये उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। एक समाजवादियों का एक बात होती थी कि समाजवादियों का एक नारा था कि आउट ऑफ 100 60 सीटें, 60% बैकवर्ड के लिए सुरक्षित होना चाहिए। इस तरह की बातें समाजवादी करते थे। लेकिन बाई एंड लार्ज पब्लिक को, मुझे भी, मैं तो मेरा आय मतलब मैं शहर में मैंने रह के पढ़ाई लिखाई की है, पर गांव में मेरे चूंकि फादर वाज एग्रीकल्चरिस्ट, मेरा गांव से बिल्कुल ठीक से नाता रहा है। ये इतनी उपजातियां नहीं पता थी, कोयरी, कहाँ, निषाद, मालूम नहीं क्या क्या हो गया उसमें। वो जातियां मंडल आने के बाद ये सब जातियां आनी शुरू हुई, और उसका एक बड़ा कारण ये, सिंह यादव इनिशियल डेज में वाज अ बैकवर्ड लीडर, बाद में मुलायम सिंह यादव यादव लीडर हो गए। तो हर एक जाति को लगा कि मुझे अपनी अपनी जात के पीछे रैली अराउंड करना चाहिए, और उसी का फॉल आउट था कि सोनेलाल पटेल हो या नीतीश वहां पे हो, या ये सब लोगों को इन्होंने बांधना शुरू किया। तो अब आपकी जो ये बात है कि इन लोगों के आने से कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं बता दूं कि वो बीएसपी के जो 3-4 लोग जो बीएसपी सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट थे, और उसमें जो सबसे ताकतवर थे, और जो पॉलिसी मेकिंग में भी जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, उस, हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे। बाकी 2 नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे जो अब कांग्रेस में है, और बाबू सिंह कुशवाहा जो अभी फेंस के बाहर बैठे हुए हैं, और वो कई जगह से हो रहा है, कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे इत्यादि इत्यादि। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जात से आते थे, अच्छा, एक तो उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो पढ़े लिखे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। वो पैदा प्रतापगढ़ में हुए, इलेक्शंस उन्होंने प्रतापगढ़ और रायबरेली में भी लड़े, फिर वो ईस्टर्न यूपी चले गए, देवरिया, कुशीनगर जहां पे अभी नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, वहां से वो इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। उनकी लड़की जो है उसको वो इलेक्शन लड़ाते हैं बदायूं, बरेली के पास, रोहेलखंड का जो एरिया है। अपने लड़के को वो 2 बार इलेक्शन लड़ाए हुए हैं, ऊंचाहार, वही प्रतापगढ़ इलाहाबाद के बीच में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के बीच कुछ तो पैठ बना रखी है, जिससे उनकी कम्युनिटी उनके पीछे खड़ी रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब जब बीजेपी में वो आए थे 2016 में, उन्होंने पहले अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जब मायावती जी से उनके डिफरेंसेस हुए। अब मायावती जी ने उनको निकाला कि इन्होंने उनको छोड़ा, वो एक पॉइंट ऑफ डिबेट रहेगा। लेकिन जब ये बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो उस समय बीजेपी का कहना था कि बस इनके ज्वाइन करने से एक सारा कुछ चेंज हुआ है। बैकवर्डों का बड़ा नाम थे, और उस समय भी स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना था कि भाई हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बीजेपी के इस विन में रहा है, जो अनप्रेसिडेंट विन थी। मैं भी ये मानता हूं कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, ये पूरा जो धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, ये सारे लोग, और ये सारे लोग मूल रूप से समाजवादी आंदोलन के नहीं थे, ये ध्यान रखना होगा। समाजवादी आंदोलन के लोग, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग हैं,
ये लोग अंबेडकर वाले आंदोलन और उसके बाद काशीराम के प्रभाव से यहां पे आए थे। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी ये कहती है उनके पुरानों के बहुत बड़ा आया गया है और अब हम जीत जाएंगे, उनके छोड़ने से भी ये फर्क मेरे हिसाब से जरूर पड़ रहा है, क्योंकि वो अकेले नहीं, उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं वो छोड़े हैं। अगर आप ये बाकी जो मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है, आप उनके रिजिग्नेशन लेटर देख लीजिए, तो वो कॉपी पेस्ट है। नाम और उस मिनिस्ट्री का नाम छोड़ के द कंटेंट इज सेम। तो ये भी कहीं से न कहीं इससे लग रहा है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन था। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो आप ये कह रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो इतनी सब कास्ट में भी बढ़ता जा रहा है। अब निषाद थे, निषाद में संजय निषाद अलग वाले हो गए, तो वो अलग हो गए, तो नुनिया अलग हो गए, तो चौहान, अब उसमें एक संजय चौहान आ गए महान दल के। अरे महान दल, संजय चौहान महान, हाँ महान दल के। इसी तरह से बहुत से लोग आ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा लगता है कि अभी इट इज टाइम जहां पे ये सारी जातियां अपने जो लीडर्स हैं, जिनका जिनका प्रभाव क्षेत्र पूरा स्टेट भी नहीं है, 10 कंस्टिट्यूंसीज, 20 कंस्टिट्यूंसीज, 30 कंस्टिट्यूंसी में जहां जहां उनका क्षेत्र है, उनका थोड़ी बहुत तो चलेगी, बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। ये जो इसमें पूरे पूरे स्टोरी में केशव प्रसाद मौर्य का क्या रोल है? मतलब सी, मेरा कहने का, मेरा पूछने का मतलब यह है कि जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डेप्यूटी सीएम से, जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो रिएक्शन नहीं आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य से। सो व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग? इज ही हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग? मतलब जो हो रहा है उससे खुश है वो कि एक पिक्चर है ना, कभी खुशी कभी गम, खुशी भी है और गम भी है। उनको पहले मैं गम वाली बात बता दूं। गम वाली बात यह है कि उनका एक बहुत बड़ा ब्लॉक, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने से जो मौर्य पर से था, उस पे उनको लगता था कि हम लोगों का टोटल कंट्रोल हो गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने से आपको मैं बताऊं, वो जो उत्तराखंड की गवर्नर थी बेबी मौर्य जी, उनको टिकट देना पड़ा है फिर से। मतलब आपको सोचिए, सब एक व्यक्ति जो गवर्नर के पद पे बैठा हो, उसको रिजाइन करा के वापस मिल आए थे आप, फिर संगठन में रखेंगे, और अब उनको, आपको उस डैमेज कंट्रोल के चलते आपको उनको भी इलेक्शन में उतारना पड़ रहा है। तो जहां तक गम की बात, अच्छा दूसरा ये आप देखिए, तो उन्होंने जो ट्वीट भी किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने, वो उनको ये कहा है कि भाई आप क्यों चले गए, जहां आप गए वहां ठीक लोग नहीं हैं, इस तरह का। उन्होंने गाली देने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो गाली देंगे तो वो भी उसी समाज में है, वो भी उसी समाज से है, उनका समाज हो सकता है उनके अगेंस्ट ना हो जाए। ये तो बात हो गई उनके गम की, क्योंकि उनको लगता है मेरी स्ट्रेंथ कम हुई है। खुशी ये है कि जैसे मतलब अब चले गए हैं, अब तो मैं अकेला वारिस हूं इस वोट का। वॉटेवर अब बीजेपी को तो मुझसे ही, अगर मौर्य की बात है तो केवल मुझसे बात करनी पड़ेगी। वो बेबी मौर्य जी को जितना भी वो करेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह तो नहीं ले पाएंगे। तो उस तरह से थोड़ा खुशी भी है कि मेरी इंपॉर्टेंस मौर्य लीडर के रूप में थोड़ी बढ़ गई है। Oh, that's कभी खुशी कभी गम, that's a good way to put it. अच्छा, सिंह साहब मुझे एक चीज बताएं, यू सी दिस एंटायर प्रोसेस में ये जो महाराष्ट्र में हमने एक चीज देखा है, महाराष्ट्र में हमने ये देखा है कि ये जब लीडर्स पैराशूटिंग किए थे, जो बहुत सारे एनसीपी लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स जो जाके भारतीय जनता पार्टी में गए, ये सोच करके कि भारतीय जनता पार्टी इजीली आएगी महाराष्ट्र में और उनका गवर्नमेंट बनेगा और वो मंत्री बनेंगे, ये सब सोच के गया था। मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, शायद ज्यादातर लोग वो हार गए इलेक्शंस। तो क्या ये एक प्रेसिडेंस करके ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में? मुझे नहीं लगता है कि अभी आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 107 लोगों की, 107 की रिलीज की है, और जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उसमें 58 में से 57 सीट्स ऑलरेडी रिलीज कर दी है। हाँ 58 है, लेकिन उसमें से 57 की है, एक होल्ड करके रखा हुआ है सीट, जो भी कारण हो, या तो अपने किसी साथी के लिए छोड़ रहे होंगे, ये भी हो सकता है कि अपने किसी साथी के लिए छोड़ रहे हो जो उनके सहयोग में लड़ेगा, दैट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन मेरा जो आपका मूल प्रश्न है कि जो लोग इधर से उधर जाते हैं और उनको पब्लिक हरा देती है, मैं दूसरी चीज कहूंगा, मैं तो बहुत हैरान हूं कि आपने अभी कर्नाटका और मध्य प्रदेश, दो जगह आपने देखा
कि लोगों ने कांग्रेस या वहां पे जनता दल एस छोड़ा, बीजेपी में आए और बीजेपी की टिकट पे वहीं के लोगों ने फिर उनको जिता दिया, सेम पीपल। इट हैपेंड इन तेलंगाना आल्सो, इफ यू रिमेंबर। में भी वो, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो नंबर एक तरह से वर्चुअली नंबर 2 थे वहां के, उन्होंने छोड़ के वो इधर ज्वाइन करते हैं और जीत जाते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो एमएलए की कंस्टिट्यूंसी ऐसी होती है कि अगर किसी ने ठीक से काम किया है और अपने लोगों का ख्याल रखा है, जब मैं अपने लोग बोल रहा हूं तो जात की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूंसी पर से, अगर किया है तो उसको लगता है कि भाई मेरा काम तो इनसे ही पड़ेगा। अब वो कोई मोदी जी से तो मैं जाऊंगा नहीं कहने, या अखिलेश जी से तो जाऊंगा नहीं कहने। अगर मेरे लिए यही मेरे मोदी, यही मेरे अखिलेश हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि वो एक कोई कॉन्शियस डिसीजन ले लें कि ये देखिए, हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में अब डिफेक्शन हैज नो मीनिंग। पहले होता था ना, दल बदलू है, दल बदलू है। अब दल बदलू बदलू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आप इलेक्शन उसमें भी देख लीजिए, उसमें लिख के आता है, एक इलेक्शन का हर पार्टीज को फाइल करना होता है, जो अब पब्लिक में भी होगा, कि आपने इस कैंडिडेट को टिकट देने के कारण, द रीजन फॉर गिविंग टिकट टू दिस, और ये पहले से था, और उसमें 99% लिखा जाता है विनेबिलिटी, ये जीत सकते थे इसलिए दिया। ये अच्छे आदमी थे, ये पढ़े लिखे थे, ये गोरे थे, ये काले थे, ये लंबे थे, ये छोटे थे, ये नहीं लिखा जाता है, विनेबिलिटी। तो मेरा कहना है, इफ द विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया, तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग जो भी इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो एक तो काम ये कर देते हैं, दूसरा जो बीजेपी से भाग के आ रहा है वो एक काम और कर रहा है। और पब्लिक उसको कितना मान रही है वो अलग बात है। वो कह रहा देखा ना इस पार्टी में होता था, देखा, अरे भाई देखा ना इस पार्टी में होता, तुम तो इस पार्टी में थे 5 साल। लेकिन लोग मान लेते हैं, हाँ हाँ, बात इनके साथ गलत हुआ था। अरे भाई तुम मंत्री थे 5 साल, तो तुम जब यहाँ आ गए हो तो हाउ यू कैन से एनीथिंग अबाउट इट। पर वो होता है कि आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि देखिए मेरे साथ बहुत गलत हुआ था और मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। मैं तो बहुत बहुत आई वाज इन लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज देयर, मैं तो बिल्कुल परेशानी में था। तो लोग उसको मानने नहीं लगते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी चेंज होने से उनके इस एस्पेक्ट पर कोई फर्क पड़ेगा। ये जो कंप्लीट वोटर साइकी है, जो वोटर बिहेवियर पैटर्न जिसको बोलते हैं हम, ये वोटर बिहेवियर पैटर्न बहुत यूनिक है, इजंट इट सिंह साहब? क्योंकि स्टेट टू स्टेट डिफर होता है, लीडर टू लीडर डिफर होता है, आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी डिफर होता है। अब पंजाब में ही देखें ना, अमरिंदर सिंह जो है, व्हेन ही स्टार्टेड हिज ओन पार्टी, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भाई जो ये था, एंटी इनकम्बेंसी था, विच वॉज अटैच टू अमरिंदर सिंह, वो एंटी इनकम्बेंसी अभी अमरिंदर सिंह के साथ वो शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस को वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा अभी। मतलब एक एट सम लेवल पॉलिटिक्स इंडिविजुअल होते जा रहा है, एट सम लेवल पॉलिटिक्स पार्टी होते जा रहा है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप वोट एक्चुअली किसको कर रहे हो, इंडिविजुअल को कर रहे हो कि पार्टी को कर रहे हो? एट सम लेवल हमको लगता है कि पार्टी को वोट हो रहा है, एट सम लेवल हमको लगता है कि इंडिविजुअल को वोट हो रहा है, इजंट इट? मैं उसको और दूसरे ढंग से समझाऊंगा। जो एक्चुअल पावर पॉलिटिक्स है, जो जिसमें हम वोट मांगने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इट इज अ मिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। वो पूरी केमिस्ट्री भी नहीं है, वो पूरी फिजिक्स भी नहीं है, वो पूरी मैथ्स भी नहीं है। फिजिक्स इसलिए है कि अब फिजिक्स के ये क्वेश्चंस हो रहे हैं कि लास्ट मिनट छोड़ा, वो उधर से गए, वो वहां से आए, वो यहां से गए। केमिस्ट्री ये है कि कौन सी जात किसके साथ जेल करेगी। मतलब ये मैं ऑफ द कफ आपको बताऊं, मैं राइट नाउ आई डोंट, मुझे शिव वर्मा ने वो किताब लिखी है, किताब का नाम नहीं याद है। इवन इन 62 वॉर, जब एक पंजाब लाई है, पंजाब लाइट इन्फेंट्री और एक पंजाब सिख रेजिमेंट है, अगर मैं गलत नहीं हूं, हम मतलब कम्युनिटी लाइक सिख, वहां पे भी ये फर्क था कि वो एक जट सिख थे और एक भापे थे, मतलब जो वहां की शेड्यूल कास्ट टाइप। और उन दोनों को जब एक साथ मोर्चे पे लगाया गया था, परफॉर्मेंस खराब हो गई थी, बिकॉज आपस के वो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो वहां प्ले हो रहे थे। वो उनके किचन में नहीं खाएंगे तो वो उनसे किचन में नहीं खाएंगे। और दिस आई एम कोटिंग फ्रॉम अ बुक। तो मेरा कहना ये है, जो हमारा समाज इतना ज्यादा, जहां पे ये समाज के अंदर घुसा हुआ है,
उसमें इस चीज को रूल आउट करना सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है, सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। और जो स्टेट ने एजुकेशन में बेटर कर लिया है, उनके यहां इसकी समस्या कम हो गई है। जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, अब क्या आइडियोलॉजी है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो कम्युनिस्ट पार्टी में भी उसी को माना जाता था लास्ट पार्टी विद आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी है? सेम विथ आरएसएस भी अपने को कहती थी क्या है वो आइडियोलॉजी। वो मुझे लगता है आइडियोलॉजी से ज्यादा दोज आर दी थिंग्स कि मैं पावर को कैसे लूं। मतलब अपॉर्चुनिज्म को या डिस्प्लेस किया है आइडियोलॉजी को। क्योंकि जैसे मैं मीडिया का एक छोटा सा उदाहरण अपने दर्शकों को बता दूं। एक बहुत कॉमन चीज आ गई है कि अब रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। आपके न्यूज चैनल में भी देख लीजिए, आपको कोई रिपोर्टर का कहीं मिलता है कि उसने ये न्यूज पढ़ी? आपको मिलता है कि 10 मिनट में 100 न्यूज। क्या न्यूज रिटेन करेंगे? और जो सबसे ज्यादा सेलेबल चीज आज की तारीख में है, सबसे ज्यादा, कि 5 लोगों को बुलाओ, डिबेट करो, आपस में खूब मतलब आपस में फाउल लैंग्वेज यूज करें, एंड दैट विल बी अ हिट शो। तो ठीक है, मतलब दैट इज द थिंग विच इज बीइंग सोल्ड, वो बिक रही है आज की तारीख में। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं सर, लेट्स बिफोर गोइंग आउट ऑफ उत्तर प्रदेश टू पंजाब, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। ये 80-20 का जो फॉर्मूला है, यू नो, विच योगी जी स्पोक अबाउट, ये कितपत इफेक्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को? मैं इफेक्ट यूज कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो मुझे आपसे जानना है। ये कितपत इफेक्ट किया है? ये वैसे ही किया है। इसके 80-20 योगी जी ने एक डिफरेंट तरह से यूज करने की कोशिश की थी, दूसरे ने उसको दूसरे तरह से ले लिया। 80-20 का बिल्कुल साफ साफ मतलब था, धर्म के नाम पे चुनाव होगा। चुनाव विल बी फॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। 80% हिंदू वर्सेस रेस्ट, वो बोल रहे थे, क्योंकि 17-18% मुस्लिम थे, 1-8% क्योंकि सिख से भी अभी गुस्सा है लोग। लेकिन 80-20 का जो रेफरेंस पॉइंट योगी जी कर रहे थे, वो ऐसा है ना कि वो कहेंगे इसका ये मतलब थोड़ा ही था। वो वही चीज जो अंजना ओम कश्यप को जब अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आपकी जो ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट में मैंने आपका नाम भी लिखा है, वो इसी पे गुस्सा हो गए। क्या आप मेरे साथ यू आर सरकास्टिक? अरे भाई, मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि आपको मैं ईमानदार बोल रहा हूं, तो आप इसमें क्यों कह रहे हैं कि मैं सरकास्टिक हूं? अगर मैं सुजीत नायर साहब कल से मुझसे कहें कि सिंह साहब आप बहुत यंग लग रहे हैं, आप बहुत यंग लग रहे हैं, तो इसमें मुझे गुस्सा होने की क्या जरूरत है भाई? मतलब भाई, अरे भाई, अगर या तो मैं अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, या मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूं, तब भी मुझे गुस्सा नहीं होना नहीं चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू दिस, इट वाज यूज्ड एज ए 80-20 रिलीजन। लेकिन जो अखिलेश यादव के पास जब ये गया, तो उन्होंने इसको मंडल वाला जो इशू था उस पे यूज कर लिया। इट इज अ बैकवर्ड वर्सेस अपर कास्ट। नो, दोनों जगह 80-20 चल रहा है। तुम 80-20 तुम रिलीजन करो, मैं इसको जात से करूं, कास्ट कर दे रहा हूं। नो, कास्ट जो है, अब ये देखना यह है कि आदमी हिंदू ज्यादा है कि आदमी यादव ज्यादा है। दैट इज द फाइट। तो वो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि आदमी पहले अपनी जात का है, फिर धर्म की बात आती है। इंटरेस्टिंग बात था, याद है सिंह साहब, जब वी वर स्पीकिंग टू घनश्याम तिवारी टुगेदर, वो यही प्रोग्राम में हम घनश्याम तिवारी से बात कर रहे थे। सो ही वाज सेइंग, यू नो, कास्ट को यूज करना, कम्युनल यूज करना, ये जरूरी भी होता है पॉलिटिक्स में, बिकॉज उनका रिप्रेजेंटेशन और उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेफिनेशन है पॉलिटिक्स का। खैर, बट जिस हिसाब से यूज हो रहा है कास्ट और कम्युनिटी, वो एक एक लेवल, एक हद पार कर रही है, isn't it? I mean, एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये बोलना कि अभी 80-20 का लड़ाई है, ये इटसेल्फ आप क्या कर रहे हो? मतलब एक पूरे स्टेट को आप कंप्लीटली पोलराइज कर रहे हो। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात ये है सिंह साहब, एक प्रोग्राम देख रहा था मैं एनडीटीवी में, जहां पर उनके एक प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, वो आके बोले कि भाई ये 80-20 आपने जो सोचा है, आपको जो लग रहा है वो सब गलत है। 80-20 वो है कि 80 जो नेशनलिस्ट लोग हैं और 20 जो एंटी इंडिया, एंटी, हाँ, जो चोर उचक्के वगैरह वगैरह। आई मीन कम ऑन, आई मीन आप क्या डिफेंड कर रहे हो? तो ये है जिसको हिंदी में एक वर्ड है, कुतर्क। हाँ। कुतर्क और तर्क,
लॉजिक एंड वो सो कुतर्क इज द राइट टर्म फॉर दीज पीपल। यो बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे भी वही लगा जब मैं वो सुना। खैर, सो सो मैं फाइनली मैं मैं इसको यूपी से हम लोग आगे चले, मैं एक चीज ऐड कर दूं क्योंकि वो एक नया डेवलपमेंट आज हुआ है। अ, एक यूपी के लीडर थे जिनको मुझे एक समय बहुत आशा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद गलत, माय एस्टिमेट वाज रॉन्ग। मैं नाम ले रहा हूं चंद्रशेखर रावण जी का। चंद्रशेखर रावण जी बहुत फैनफेयर के साथ आए और मायावती जी के अगेंस्ट और अंबेडकर और ये और वो करने लगे। फिर चंद्रशेखर जी घूमना शुरू, बीच में हुआ कि वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। फिर सबको लगा कि कांग्रेस का कुछ मामला बन नहीं रहा है। तो अब वो बीच में वो चुप थे, कहीं पता ही नहीं लग रहा था क्या हो रही है बात, कहीं नहीं थे। कल चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश में एकदम से लखनऊ में दिखाई पड़े और लखनऊ में आके उनकी अखिलेश यादव से मीटिंग हुई और जो भी सीट थी, अब कुछ लोग कह रहे हैं बाहर कुछ और, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थोड़ा तल्ख वर्ड यूज कर लें या थोड़ा दुखी कह लीजिए या गुस्सा कह लीजिए, वो है। और फिर वही कार्ड उन्होंने खेलना शुरू किया कि मैं तो 6 महीने से अखिलेश यादव से बात करना चाह रहा था, मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी। वो थोड़ा वो गार्डेड थे कि कहीं मतलब उनको ये ना माना जाए कि वो अरे भाई, अगर 6 महीने से कोई आपसे बात नहीं कर रहा था तो कोई डॉक्टर ने कहा था क्या कि अखिलेश यादव से बात करिए? अरे आप दूसरे से बात करते, आप में ताकत थी तो आप अपने। तो बेसिक बात ये हुई है कि वहां पे वो जितनी सीट चाह रहे थे वो शायद, अब उनका कहना है, मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव शायद उनको 8 सीट तक तैयार थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि मुझे 3 सीट दे रहे थे। और अखिलेश यादव तो शिवपाल यादव को, जो उनके सगे चाचा हैं, उनको 1 सीट दे रहे थे। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में शिवपाल यादव को कहीं लगा ना आ गए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये समझने वाली थोड़ी बात है कि इट इज नॉट दैट इजी। इट इज नॉट दैट इजी। अब आप आज जैसी खबर आई है, अब वो फिर कांग्रेस में वापस कांग्रेस से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये जो एक एक बन गया है कि मेरे पास इतने वोट हैं, मुझे इतनी सीट दे दीजिए, वो कर दीजिए। ये मुझे लगता है कि नहीं, आपकी ताकत ही इतनी होनी चाहिए कि लोग आपके पास आए। जयंत चौधरी आरएलडी की ने अपनी ताकत इतनी बना ली है आज की तारीख में कि जो भी पार्टीज ऑपोजिशन की हो, एवरीवन इज मोर देन कीन टू टाई अप विथ जयंत चौधरी। अखिलेश यादव ने पहले बढ़ के और उनके साथ वो कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा, दूसरा, आपने जयंत चौधरी के कभी आपने देखा कि उन्होंने कोई दूसरी पार्टी के लिए खराब बात कही हो? अरे भाई, आपका मान लीजिए आप कांग्रेस के साथ नेगोशिएट कर रहे थे या बीएसपी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, नहीं हुआ तो आप दूसरे को डिसक्रेडिट करना है, उनको कुछ मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो चंद्रशेखर रावण जी ने भी वही काम किया है। अगर आपका समाजवादी पार्टी से नहीं बना तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि उन्होंने 8 सीट मांगा था और उनको 3 सीट का ऑफर मिला जो उनको पसंद नहीं आया, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई। बट आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग सिंह साहब, आप जो बोल रहे हो एकदम सही सही है, क्योंकि ये जो सीट एक लार्जर कोई देख ही नहीं रहा है, लार्जर गुड और एक लार्जर एक जो इलेक्शन में जो देखना चाहिए वो कोई देख ही नहीं रहा है। इट इज बेसिकली अपने अपने गुट को, अपने अपने कास्ट को, क्रीड को, ये सब साइड में लेकर के जो है वो अपना नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसमें वो कास्ट को वो हाँ, मैं सुजीत जी, मैं 1 मिनट रोक के मैं इसलिए कह दूं क्योंकि ये एक बहुत छोटी बातें होती हैं और कभी कभी लोगों, एक आदमी को मैं इसलिए आई एडमायर दैट मैन, और मैं मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है, आज तक मेरी फोन पे भी बात नहीं हुई, तो मैं उनको जानता नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार, वो जब से कांग्रेस में आए हैं, वो कांग्रेस की बात जितने जितने जोरदार ढंग से हर मंच पे कह रहे हैं, अनप्रेसिडेंट। कन्हैया कुमार के आने से 1 सीट मिलेगी कि 10 सीट मिलेंगी, अभी तक मैंने कोई नेगोशिएशन नहीं सुना है। कन्हैया कुमार को यह पता है कि कांग्रेस के पास अभी अपनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए। कन्हैया कुमार को जो मैं तुरंत, तो मुझे याद नहीं है, मैं कहता हूं किसी से अगर वो बता, जो एमपी इलेक्शन हुआ था उसमें करीब 4 लाख के ऊपर वोट मिले थे, जो मेरी याद कहती है। आई एम नॉट वेरी श्योर। जब वो लास्ट 2019 का इलेक्शन लड़े थे तो ही वाज अ रनर अप और उनको 4 लाख के ऊपर वोट मिले थे मेरी, मैं अभी चेक करवा ले रहा हूं। एक व्यक्ति जो 4 लाख वोट पा रहा है, 4 लाख लोगों ने वोट दिए थे। और दूसरी तरफ एआईएमआईएम, मैं एक सिर्फ इस समझाने के लिए कर रहा हूं, उनको कुल वोट मिले थे 2,05,000।
2,05,000 कुल वोट यूपी में मिले थे 2017 में, और आप कहीं किसी से पूछिए तो एमआईएम 38 सीट्स में उनको कुल 2,05,000 वोट। कन्हैया कुमार वहीं पे इसी देश के उससे 4 लाख के, और वो एमपी इलेक्शन था, ये वो है, एक आदमी को तो 4 लाख के ऊपर वोट मिले थे ना, 4 लाख तो उसने, आपने मिल के भी आप 2,05,000 वोट लाए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको एक लार्जर चीजें आपके दिमाग में है, आपको लगता है कि इस समय देश के लिए ये चीज होना जरूरी है, तो उस कमिटमेंट के साथ जाना चाहिए। अब फिर वो कहना कि मुझे मेरी इतनी सीट, मेरी, कन्हैया कुमार नहीं कह सकते हैं कि अगर कुछ मुझे भी सीट दीजिए, भाई मेरे भी लोगों को सीट दीजिए। मैंने आज तक कन्हैया कुमार को कभी इस तरह का नेगोशिएशन करते हुए नहीं देखा है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये भी एक डिस्टिंक्शन लोगों को थोड़ा समझना जरूरी होगा कि हर बार ये कहना कि मेरे लोग इतने हैं, मेरे वो हैं, वो ठीक नहीं है। करेक्ट। कन्हैया कुमार क्या सर, और एक चीज है कि जो उनके उसके साथ जो लोग खड़े थे उनको भी कन्हैया कुमार ने दरकिनार कर दिया था, बिकॉज उमर खालिद, यू नो, व्हेन ही सेड दैट ये उमर खालिद कौन है, तो दैट वाज आल्सो समथिंग दैट डिडंट गो वेल। बट या, यू आर राइट, ब्रॉडली ऑफ कोर्स व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। एक कुछ तो ऐसा एक ये होना चाहिए जहां पर यू एक लार्जर गुड या सामाजिक गुड के लिए आप थोड़े सैक्रिफाइस करें, कि ना कि आपके इंडिविजुअल गुड के लिए। सर, बिफोर, लाइक आई सेड, बिफोर आई गो इनटू पंजाब फॉर 5 मिनट्स, मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना है। वो जो इसके ये इसमें जो 80-20 का जो हमने पूछा था आपसे, 80-20 का क्या इससे योगी को फायदा होगा, ये 80-20 के सब्जेक्ट पुट अप करने से, जैसा बजरंगबली और अली का जो बात हुआ था पिछली बार, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये क्या ये कुछ डिफरेंस करेगा? देखिए, दो चीजें हुई हैं, दो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हुए हैं। जैसा लोग पहले कह रहे थे कि मतलब कल तक आ रहा था कि योगी जी को अयोध्या से इलेक्शन लड़ाया जाएगा, योगी जी को वापस गोरखपुर भेजा गया है। गोरखपुर सदर से लड़ने की बात है। गोरखपुर सदर से बहुत आसान इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि वहां से राधा मोहन अग्रवाल जी वहां के एमएलए रहे हैं, बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे। उनको जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो भाजपा के कैंडिडेट के अगेंस्ट योगी जी ने उनके पीठ पे हाथ रख के इलेक्शन लड़वाया था। अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन, डॉक्टर साहब हैं, अभी भी शायद मारुति में ही चलते हैं, 4 साल पहले तक तो चलते थे, मारुति में चलते हैं। और पिछले 3-4 इलेक्शन से योगी जी उनके अगेंस्ट हो गए हैं। हर बार कहते हैं कि इनका टिकट कटना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए इनका टिकट, लेकिन वो योगी जी की इच्छा के विरुद्ध वहां से टिकट उनको देना पड़ता है भाजपा को, उनको वो इलेक्शन लड़ते हैं, और वो योगी जी सब कुछ कर लेते हैं, वो हार जाए, वो हारते नहीं है। उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इज अ वेरी सीनियर मैन। उनका टिकट हटा के अब योगी जी लड़ने जा रहे हैं उस सीट से। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, और ये भी याद रखिए कि योगी जी एज चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने सीट अपनी खाली की थी, उससे वो उनके बाई इलेक्शन में वो सीट बीजेपी हार गई थी। आफ्टर ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम द एमपी इलेक्शन आई एम टॉकिंग, बीजेपी हैज लॉस्ट दैट सीट। तो योगी जी का जो 80-20 का है, वो योगी जी का नहीं है। बीजेपी इज डेस्परेट टू मेक दिस इलेक्शन ऑन रिलीजन बेसिस। अगर ये भी तय है कि अगर ये रिलीजन की बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज एडवांटेज बीजेपी। लेकिन अगर ये रिलीजन को छोड़ के किसी भी और बेसिस पे लड़ा जाता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो महंगाई हो, किसान आंदोलन हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, उस पे अगर होता है तो इट इज डिसएडवांटेज बीजेपी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 80-20 इज एडवांटेज बीजेपी। ये पर नहीं, कन्हैया कुमार के वोट से इन्होंने बता दिए। इनके वोट थे 2,69,000, which was still more than 2,05,000. That is what I have to say about 80-20. अब चलते हैं सर पंजाब की ओर। क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन, जो एक्चुअली कांग्रेस को कम्बैट करने के लिए जो पूरा आई मीन ओके जो हुआ वो सही नहीं था। प्रधानमंत्री के कैलवकेट को 20 मिनट डिले करना सही नहीं था, ठीक है, उसमें स्टेट शुड हैव एंश्योर्ड दैट दे शुड हैव टेकन मोर केयर, ये भी मैं बात को मानता हूं। लेकिन ये जो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ वोटिंग परस्पेक्टिव, इसका तो पूरा उल्टा फर्क ये हुआ, उल्टा इफेक्ट हुआ। वो चन्नी हैज बिकम अ नेशनल हीरो इन अ वे, मतलब Yes. काफी। और ये जो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगती है सर कि
इट हैज नाउ बिकम चन्नी वर्सेस मोदी. देखें, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट हैज बिकम चन्नी वर्सेस मोदी, जबकि चन्नी हैज बिकम नेशनली नोन. शायद 6 महीने पहले हो गए वो, जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया. ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इजंट इट? यस, देखिए 2 चीजें थी. एक तो मुझे ये लगता है कि जब आपके जिस समय वो चल नहीं रहा होता ना, विराट कोहली का एक लीन पैच आया था. आपने देखा था पिछले 10, 20, 25 इनिंग में वो कभी 5 रन, 10 रन, 20 रन हार रहे हैं, इधर हो रहे हैं, बुरी तरह से हार जा रहे हैं. तो मुझे लगता है इस समय मोदी जी का वो लीन पैच आया हुआ है. वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वो गलती हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनके साथ जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. उसकी पूरी जांच होनी चाहिए. वो सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा है. लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी अपने पद के अनुरूप थोड़ा आचरण करना चाहिए था. ये सारा कुछ 100% चन्नी जी की गलती है, ये मान रहा हूं एज पर प्रधानमंत्री जी. लेकिन एयरपोर्ट पे ये स्टेटमेंट देना कि मेरी जान बच गई और मैं वो, ये सब क्या है? आपका बिल्कुल गुस्सा जायज था. आप बिल्कुल दिल्ली वापस आए होते. आप बिल्कुल होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को बुलाए होते. आप बिल्कुल इस पे जांच किए होते कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं लेकिन इसकी जांच चाहिए मुझे. आप जो चन्नी कह रहा है वो इसलिए स्टिक कर रहे हैं क्योंकि आपने शुरू किया. आपने उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की शुरू की. द स्टेटमेंट केम फ्रॉम योर साइड. चन्नी वॉज ओनली रिएक्टिंग. अगर चन्नी जी की तरफ से पहला आता तो आप वो रहते. लेकिन आपने उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश आपने की. आपकी तरफ से आपकी कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जिनका ना होम मिनिस्ट्री से कोई मतलब है, जिसका किसी चीज से मतलब नहीं है, वो उसको खूनी साजिश, खूनी साजिश. अरे भाई, अगर खूनी साजिश थी तो क्यों नहीं बताया आपने? आपके असम में बैठ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कल परसों स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो 2 तारीख को वो पता लग गया था, द कॉन्स्पिरेसी वाज हैज्ड ऑन सेकंड. अरे तुम असम में बैठ के तुम असम और वहां एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हो. तुम अपना मतलब, हु इज टॉकिंग? तो उस विभाग के छोड़ के लोग, सारे लोग बात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट दैट वे हैज गिवन अ बिल्कुल राइट थिंग टू डू. उसने बहुत अच्छा वो किया है. तो एक तो मुझे लगता है कि कुछ मोदी जी ने जो जो भी कैलकुलेशन उनका था, वो इट हैज वो बूमरैंग कर गया है. दूसरा मुझे लगता है कि कुछ चीजें नेचर होता है, नेचर डिसाइड्स. इसका कोलेटरल डैमेज, जिसमें कहीं से दूर दूर तक आम आदमी पार्टी के, मैं कहता हूं, कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें सफर किया है आम आदमी पार्टी. अब आम आदमी पार्टी समहाउ डायलॉग ही में नहीं है. अब लोग आम आदमी पार्टी ही भूल गए. आम आदमी पार्टी का एक नुकसान यूपी में भी हुआ. अभी यूपी में आप किसी से पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा है आम आदमी पार्टी? कोई आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा है. और ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहां से भी आम आदमी पार्टी बहुत सीरियस नहीं कह रही है, हम 100 सीट लड़ेंगे या 50 सीट लड़ेंगे, लेकिन कोई सीरियस नहीं है. तो पंजाब की बात अगर हम करें, दूसरा एक चन्नी जी का फायदा ये हुआ. मैं अभी 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं मैं किसी शो में था या कहीं था. आप एक चीज ध्यान रखिए, चन्नी जी, पंजाब में ये सबको पता है कि जो जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, उसका एक साइजेबल नंबर है, शायद 38-39%. और पूरे देश का भी जो एक एक वो जो समाज है, वो, मुझे एक बीएसपी के कोई लीडर थे, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अगर गलत हूं, बीएसपी का एक कोई यंग लीडर था. उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल खुश हैं, अगर चन्नी जी वहां के वो चीफ मिनिस्टर बने तो बिल्कुल खुश हैं. और उन्होंने, लेकिन वो ये भी कहे कि कांग्रेस को उनको पहले बनाना चाहिए था, पहले या बाद में कभी भी. आज द फैक्ट रिमेन्स कि ही इज अ शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर. और इट इज बिकमिंग, बीजेपी को इसका जवाब देना ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है. वैसे वो कुछ कहते रहे हैं कि हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हमने कोविंद जी को बना दिया था, वी मेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. पर ग्राउंड पे जवाब देना मुश्किल है कि आपकी इतनी स्टेट आप रूल कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये फायदा हुआ है. दूसरा एक फायदा इनडायरेक्टली, क्योंकि देखिए कभी कभी आप घर में देखिए, एक बहुत कॉमन चीज है कि 2 लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं. आपको पहले से पता रहता है कि देखो वो आएगा, आनंद वर्धन जी आने वाले हैं, अब इनसे तो हमने कहा था ऐसे ऐसा है कि मैं खूब डांटूंगा या वो तुमको गाली. तो एक आदमी इसी के लिए रखा जाता है. तो द होल डिस्कशन इज बिटवीन कांग्रेस एंड कांग्रेस, कांग्रेस एंड कांग्रेस, कांग्रेस. अरे भाई, वो ऑपोजिशन का स्पेस भी कांग्रेस ले ली है. मुश्किल क्या हो रही है कि वहां पे बीजेपी को छोड़ के इवन
अकाली दल ठीक से नहीं खड़ी हो पा रही है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और इसमें चन्नी जी को, क्योंकि उसको भी पता है कि ये क्या इसका यूज किया जा रहा था, वो जो जो थ्रेट था उसका पॉलिटिकल यूज करने की कोशिश की गई है, ये अकालियों को भी लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे तो सिर्फ, जैसा आपने सही कहा, इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा चन्नी जी का ही हुआ है। एक्चुअली आपका एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। सी, हम और आप बहुत पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको अरविंद केजरीवाल के बियॉन्ड कुछ है नहीं है आपके पास। आप एक सिंगल लीडर पार्टी है, सिंगल लीडर पार्टी जो नेशनल बनने वाली है। द पॉइंट इज सिंगल लीडर हो और अगर आप नेशनल एम्बिशन रखो तो आपको कभी भी दैट वो फ्रैक्टिफाई नहीं होगा आपके पास। यू हैव टू हैव अ नेशनल लीडर ऑफ कोर्स, बट आपको रीजनल लीडर्स की भी बहुत जरूरत है, दैट इज अ मस्ट। और ये एक तरह से आपका सबसे बड़ा खामियाजा है और वो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में वो अपने देखने को मिल रहा है। आनंद वर्धन जी, मेरा बोलने का मतलब यह है कि देखिए, जब उन्होंने बलविंदर सिंह मान को, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का फेस बताया, ऑल ऑफ अ सडन आपका जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है ठप नीचे गिर गया। बिकॉज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब में आके चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये था क्वेश्चन। जब मान को उन्होंने बनाया तो वो पूरा वो क्वेश्चन ही इररिलेवेंट हो गया, और शायद दैट इज समथिंग दैट वो इफेक्ट हुआ आपको। तो मुझे लगता है बिफोर आप जब नेशनल एक एम्बिशन बनाने से पहले, मुझे लगता है आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, केजरीवाल को रिव्यू करना पड़ेगा कि उनका एक्चुअल मैनेजमेंट में फ्लॉ क्या है। और मैं ये मैनेजमेंट फ्लॉ इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उन्होंने अपने इर्द गिर्द में लीडर्स को खड़े होने दिया भी नहीं, ना उन्होंने खड़ा किया। दैट हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर आप। ये एक बात सर, इसको हम साइड में रखते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं सर, ये नवजोत सिंह सिद्धू कर क्या रहा है? मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हम और आप बात कर रहे हैं चन्नी के, और चन्नी एक्चुअली इज डूइंग वेल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब ये सब होने के बावजूद बलविंदर सिंह, सॉरी नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी बैठ के ये बात कर रहा है कि लोग डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर, सेंटर नहीं डिसाइड करती है चीफ मिनिस्टर, हाई कमांड नहीं डिसाइड। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर तो डिसाइड हुआ है, आपका चीफ मिनिस्टर वर्किंग है, वो आपके लिए, इट इज वर्किंग फॉर यू, आपके लिए काम कर रहा है। अब ये रीइन्वेंट क्या कर रहे हो व्हील, आप ये रीइन्वेंट क्या कर रहे हो व्हील? तो ये बात पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धू को थोड़ा अगर मैच्योर वे में एक्ट करते तो शायद सिद्धू की दावेदारी और इंपॉर्टेंट हो सकती थी। बाय एक्टिंग द वे ही इज एक्टिंग, ही मस्ट रियलाइज कि वहां पे 4 या 5 अलग-अलग कमिटीज बनाई गई हैं, कैंपेन कमेटी, ये कमेटी, और उन सब जगह, मतलब आइडियली तो जो पंजाब स्टेट कांग्रेस का चीफ है उसकी सारी ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो ताकत वहां से डिवाइड की गई है। उन्होंने अलग-अलग कमिटीज बनाई गई हैं और उसमें मतलब उसमें सिद्धू का ऐसा से नहीं है। तो एक तो सिद्धू के ने अपने इस जो बोलते हैं ना लूज टॉक्स की वजह से या इसकी वजह से, दूसरा ये भी फैक्ट है कि सिद्धू का एक जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसको वहां की कम्युनिटी मानती है, जो कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया था, आनंदपुर साहब कॉरिडोर, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सिद्धू के ऊपर अब करप्शन चार्ज नहीं है, वो ये है कि वो बोलते नहीं, मुंबई जाते हैं, शूटिंग करते हैं, पैसा लाते हैं, सीरियस नहीं है, लेकिन कोई मेजर करप्शन चार्ज नहीं लगा। उनके अपने फेवरेट्स हैं, ही इज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा, अच्छा दूसरा है, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धू अपने आप ही अपने को उस लेवल ही तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहां पे वो चीफ मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग सीरियस कैंडिडेट माने जाए, बाय ही इज अनडूइंग हिमसेल्फ। तो वो सिद्धू की एक समस्या ये है। और अगर सिद्धू अपना मुंह बंद रखना जानते होते, सिद्धू थोड़ा मैच्योर और होते, तो सिद्धू की अगर आप ये देखिए, सिद्धू के एक नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सिद्धू इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, बीइंग अ क्रिकेटर, उनकी फॉलोइंग हर जगह है। मैं बिना उसके कह रहा हूं कि अगर आज सिद्धू कहीं पे भी जाके खड़े हो जाएं, सिद्धू केरल से लेके गुवाहाटी से लेके एनी स्टेट एनीवेयर, अगर सिद्धू जाके खड़े हो जाए तो 10-20 लोग आके ऐसी बात करने लगेंगे, मतलब उनके ही विल करेक्ट हाँ, ही पुल्स दैट क्राउड। लेकिन सिद्धू अपने को, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि ही मस्ट अंडरस्टैंड हिज लार्जर रोल। चीफ मिनिस्टर के लिए आप जबरदस्ती नहीं ले सकते कि मुझे ही बनना है।
मुझे हरदम लगता है कि उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में था जब 2017 में, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिद्धू के अपनी पार्टी में इस समय है। मैं हरदम ये मानता हूं कि हरीश रावत ने 2 बार जब कांग्रेस आई सत्ता में तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हरीश रावत का था। पहली बार नारायण दत्त तिवारी जी को बना दिया गया और दूसरी बार विजय बहुगुणा को बना दिया गया। विजय बहुगुणा जी तो हाँ, बाद में बीजेपी चले गए, लेकिन दोनों बार उनसे नाइंसाफी हुई थी। लेकिन हरीश रावत टुक इट इन हिज स्ट्राइड और आज वो सबसे बड़े लीडर बन के तो उभर ही गए हैं उत्तराखंड के। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिद्धू के बारे में ये है सिंह साहब कि सिद्धू जो है वो एक सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है। वो ऑन ग्राउंड एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिशियन वो नहीं है, वो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है। वो उनका डायलॉग्स लेके, वो उनका जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, जो उनका पॉपुलैरिटी है, जैसा आपने राइटली कहा, एज अ क्रिकेटर, एज अ कॉमेडियन, एज अ व्हाटएवर ही इज, वो सब उनका ज्यादा यूज हो रहा है अदर देन एनी सोशल एक्ट, एनी पॉलिसी दैट ही हैज बैक। कोई ऐसा पॉलिसी उन्होंने बैक नहीं किया है या कोई ऐसा सोशल एक्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक सोशल मूवमेंट ने उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। पार्टिसिपेशन तो दूर की बात है, वो एक सोशल मूवमेंट में उनका एक कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट इट इज करेक्ट। अच्छा सर, कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, मुझे एक चीज बताएं, लेट अस गो डू दिस वंस अगेन। उत्तर प्रदेश, वेयर डू यू सी, हु डू यू सी हैपनिंग आज? आपका क्या ओपिनियन है? कहा बीजेपी या आज की सपा? तारीख में नहीं, आज की तारीख में बीजेपी 2 सीढ़ी नीचे उतरी है और सपा 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ी है। अब वो कितनी सीढ़ी पे कौन खड़ा है ये नहीं अभी मुश्किल है, बट सर्टेनली in last 1 week or 10 days BJP has climbed 2 steps down and Sapa has got up 2 steps more. How many steps? Let us wait for another 10-15 days. That is being very diplomatic. So अच्छा, पंजाब का क्या? पंजाब आई विल से कि नहीं, कांग्रेस हैज रीगेन्ड। जो बीच में लग रहा था कि कांग्रेस पीछे जा रही, कांग्रेस हैज रीगेन्ड। Congress has weakened. What about Goa? Goa actually it's a guesstimate for everybody, so I can understand. But what about Goa? नहीं, गोवा का फिर भी मुझे लगता है गोवा में इतने ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। अभी कल परसों में फिर बीजेपी से कुछ लोग कांग्रेस में आ गए और वो जो प्लेयर हैं वही 60, 70, 80 लोग रहेंगे, 60-70 प्लेयर्स रहेगा। वो प्लेयर किसकी, वो इस क्लब के लिए खेलेगा कि वो इस क्लब के लिए खेलेगा, ये मुश्किल है। वो जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं वो उनका वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, and they are going to play for which club, that only that club will decide कि what fees that club is paying. और उत्तराखंड जो all the opinion polls बोल रहे हैं कि उत्तराखंड is completely बीजेपी, आपका क्या ओपिनियन? मुझे लगता है कि नहीं, मैं आई विल स्टिल से कि हरीश रावत का शायद ये लास्ट इलेक्शन हो, एज अ बिकॉज ही इज ऑलरेडी 7। मुझे अभी लगता है कि अभी वी कैन नॉट रूल आउट कि हरीश रावत की अभी भी गुडविल है वहां पे। दिस इज अ बिग वन बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल जो है वन साइड दिया है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मैं उसमें जस्ट ऐड कर दूंगा प्लीज, क्योंकि ये जो धर्म संसद हुई ना, ये धर्म संसद का बेसिक पर्पस सबको पता है क्या है, लेकिन मैंने भी बहुत से लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, जो सही में स्पिरिचुअल हैं, जिनके आश्रम हैं, जिनके इस तरह के जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो हिंदू, वो भी उस धर्म संसद का जिस ढंग से कंडक्ट की गई, जो बात की गई, उसके साथ नहीं खड़े। दे ऑल्सो फील कि ये थोड़ा हिंदू धर्म के साथ ही गलत हो रहा है। अब सर लास्ट मणिपुर का आपको क्या लगता है? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इट विल बी रॉन्ग फॉर माय साइड, क्योंकि मणिपुर का मुझे कोई बहुत फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आई एम ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ फ्यू पीपल जो मणिपुर के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल और बता सकें, पर मैं मेरे लिए इट विल बी रॉन्ग टू गिव एन एस्टिमेट। सो ग्रेट साहब, थैंक यू सो मच सिंह साहब। एंड हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मंडे से जो है हम एक न्यू प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, लेट नाइट, जो Singh Saab will be the expert commentator and we will have at least 3 or 4 top expert commentators in the show, जो हम लोग इलेक्शंस के बारे में particularly उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह इलेक्शंस के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, बट ये शो चलता रहेगा। we will talk on various subjects, so ये शो के बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, मैं जल्दी से एक बहुत ब्रीफली बता दूं, ये शो का नाम है 9:30 नाइट शो।
जो द पब्लिक डॉट इंडिया और HW न्यूज के कोलैबोरेशन से हम इसको कर रहे हैं। इट इज अ वेरी हार्डकोर इलेक्शन स्पेशल यू कैन से। जो रात में 9:30 बजे का शो होता था ना, 9:30 शो, उस समय इसको करेंगे। ये हमने ट्रायल बेसिस पे 15 और 16 को किया है। ट्रायल इसलिए कि वो जो उसके लूज एंड्स होते हैं कि उसको कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, 9:30 बजे क्या है, आपको कुछ इंटीमेशन भेजना है, ये सब चीजें कर रहे हैं। फॉर्मली जिसको आप कह सकते हैं, या वो मंडे से कर रहे हैं। ये 2 दिन मतलब ये भी है, 2 दिन के ट्रायल चल रहे हैं। इसका फॉर्मेट यह है कि हम लोग इसको करीब 1 घंटे का रखेंगे, मे बी 65 मिनट्स, 70 मिनट्स, बट अबाउट एन आवर। हम 4-5 लोग, मैं रहूंगा, सुजीत साहब रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिन रहें, हो सकता है रोज ना रहें, लेकिन एटलीस्ट 4-5 एक्सपर्ट्स रहेंगे जो इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं, या बहुत से छोटे-छोटे इंसिडेंट्स जो इलेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक कोशिश और हम लोग कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी, कि हम इसका कुछ एक पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ नॉट फ्रॉम अ एज अ मीडिया जर्नलिस्ट और एज अ पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे। हम एक यंगस्टर, बिल्कुल, जो एक 30 साल का है, जो पॉलिटिक्स के चैनल्स देखता है, पेपर पढ़ता है, ही इज पॉलिटिकली अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग। हम उससे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। उसमें भी किसी एक आध ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लाने की कोशिश करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। वो उनको लगता है कि आज जैसे वो नौकरी कर लिए, वो कर लिए, कि नहीं, इस पे एजेंडा ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। आज की जो रोजमर्रा की उनकी चीजें हैं, उस पे है। इलेक्शन को उनकी नजर में क्या इफेक्ट करता है, क्या नहीं करता है। क्योंकि जैसे आज हमने बड़े होके कह दिया ना, नहीं, 18 से 21 साल लड़कियों की एज हो जाने से क्या क्या फायदे हैं, तो मैं ये फायदा नहीं बताऊं। मुझे लगता है वो 21 साल की लड़की या 18 साल की लड़की को ये हक है कहने का और बताने का कि इसके फायदा है कि नुकसान है, इंस्टेड ऑफ आई एज अ पेरेंट। तो उसको भी एक लाने की इसमें कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम लोग चाहेंगे ये कि जो आप ऑडियंस पार्टिसिपेशन है, अगर आप लोग ये लिख के भेजेंगे कि आप लोग भी कभी आना चाहते हैं, तो मे बी हर किसी एक शो में एक किसी को, 2 को, कोशिश करेंगे कितने लोगों को, फिर मतलब आपको भी हम लिंक भेज के आपको भी इसमें पार्टिसिपेंट बना दें, जिससे आपका एक ओपिनियन है वो भी इसमें हो। और ये हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये इलेक्शन तक हम आपके साथ इस सफर में रहें। सुजीत साहब, एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड? एब्सोल्युटली, जो आपने सब कह दिया, सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिस्पांस। लोगों का रिस्पांस से हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। आप बने एक्सपर्ट, आप लिखे हमारे को, और हम आपको हमारे शो में बुलाएंगे और आप डिस्कस करें, क्योंकि हो गया ये, मतलब सब इतना इतना यूज टू है एक्सपर्ट्स जो हर एक चैनल में जाके बात करते हैं। हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, हमारे व्यूअर से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बने एक्सपर्ट, आप आए हमारे साथ बात करें हमारे पैनल में। तो thank you so much, Singh Saab. Thank you so much for your time, and thank you so much, viewers, for watching us. Till we meet next time. Namaskar. थैंक यू, थैंक यू।